हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में हार्दिक स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी टेट, सी टेट, केवीएस या जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। ऑप्शन ए वर्णक्रम, बी व्यंजन, सी संधि विच्छेद या डी वर्ण विच्छेद। तो देखिए, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना ये पूछा है, तो वर्ण को क्रम पूर्वक अलग अलग करना वो कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वर्ण विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंठ्य, अल्पप्राण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कि आपको देखिए ये बताना है कि वो जो व्यंजन है वो कंठ्य भी होना चाहिए और अल्पप्राण भी, दोनों होना चाहिए। ऑप्शन ए ग, बी फ, सी ध या डी घ। देखिए आपसे पूछा है कंठ्य और अल्पप्राण। सबसे पहले आपको देखो ये पता होना चाहिए कि भाई कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं। जो आपके क वर्ग के वर्ण होते हैं, क छ ट त पे आपके 5 वर्ग होते हैं, 5। तो उसमें से जो क वर्ग के वर्ण होते हैं, क छ क ख ग घ यानी ये आपके कंठ्य वर्ण होते हैं। चलिए अब आपको ये तो पता लग गया भाई जो क वर्ग का होगा उसमें से वही होगा। देखिए आपको अल्पप्राण ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें। देखिए क वर्ग में क्या है, फ कार्य वर्ग में आता है क्या? नहीं आता। ध वर्ग आता है क्या? नहीं आता। घ आता है? घ आता है भाई, देखिए है ना, घ तो आता है। तो अब आपको अल्पप्राण भी देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आपके अल्पप्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इनमें से जो आपके क वर्ग के कौन कौन से वर्ण बचे? ग बचा और एक घ बचा, 2 वर्ण बचे, ये कंठ्य है ना। तो इनमें से आपको अल्पप्राण ढूंढना है। अब अल्पप्राण कौन से हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए घ जो है, घ आपका चौथा वर्ण होता है, चौथे नंबर पर आता है। तो ये तो अल्पप्राण नहीं है, ये आपका महाप्राण होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए ग जो है हमारा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ग आपका तीसरे नंबर पर आता है, अल्पप्राण भी हो गया और क वर्ग में आने से आपका कंठ्य भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अनु प्लस वय, बी अनु प्लस अय, सी अन प्लस अय या डी अणि प्लस वय। तो देखिए अन्वय शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनु प्लस अय। क्या होगा फ्रेंड्स? अनु प्लस अय मिलकर के आपका बनेगा अन्वय। क्या बनेगा भाई? अन्वय। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट होगा। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ये अन्वय शब्द है इसमें संधि कौन सी है, तो आपका संधि विच्छेद हो गया। आपको संधि का नाम बताना है, कमेंट में बताएंगे सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए यथासंभव, बी देशभक्ति, सी देश विदेश या डी पीताम्बर। अब देखिए द्वंद्व समास पूछा आपसे, तो द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहां आपका एक तो योजक चिन्ह हो और आपके जो दोनों वर्ड होते हैं ये आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, है ना। तो वो आपका द्वंद्व समास होता है। अब देखिए जो देश विदेश शब्द है ये आपका, इसमें योजक चिन्ह लगा नहीं है, लेकिन ये शब्द यही है देश और योजक चिन्ह विदेश। ये ऐसा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ये देश विदेश, ये ऐसा भी लिखा जाएगा। तो ये बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह भी आ गया और देश का अपोजिट क्या हो गया? विदेश। दोनों अपोजिट हो गए और दोनों पद प्रधान भी हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट था। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए यथासंभव में क्या है? यहाँ पर देखिए उपसर्ग लगा यथा, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा भाई? अव्ययी भाव। जहां पर उपसर्ग हो, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, या तो उसमें कौन सा हो जाएगा? कारक चिन्ह आया। कारक चिन्ह कहाँ तक किस कौन से समास में होते हैं भाई? तत्पुरुष समास में, है ना। तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, कौन सा समास हो जाएगा भाई? कर्मधारय। कौन सा होगा भाई? विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सा होगा? पीले हैं, पीला है जिसके अंबर, मतलब एक तरह से अंबर वस्त्र को बोलते हैं भाई, पीले वस्त्र। तो ये आपका कर्मधारय समास का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सी सही था। देश विदेश में आपका द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए लाश, बी धड़ाम, सी पतलून या डी औरत। अब देखिए देशज शब्द क्या है? जब भाई जो आम बोलचाल में, हमारे घर की बोलचाल में बोले जाते हैं वो आपके देशज शब्द होते हैं, जो किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं, जिनकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है, वो आपके देशज शब्द होते हैं। तो जो धड़ाम शब्द है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका देशज शब्द होता है। धड़ाम के वजह से बोलते हैं ना, वह धड़ाम से गिर गया, तो ये आपका
देश शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल धड़ाम यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए 16, बी शोभन, सी सोता या डी सोना। अब तत्सम शब्द क्या है भाई? तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो एक तरह से जो आपके संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो देखिए शोभन जो शब्द है ये यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। शोभन कैसा है भाई? यहाँ पर तत्सम शब्द है। जबकि सोना, सोना का स्वर्ण होता है ना, ये आपका सोता, सोलह ये आपके तद्भव हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है, ये तत्सम शब्द है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरायण का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए पलायन, बी विस्थापन, सी ईशान या डी दक्षिणायन। तो देखिए आपको पता होगा भाई सूर्य उत्तरायण हुआ है, दक्षिणायन हुआ है, ये आपसे कहीं ना कहीं सुना होगा। एक तरह से आप दिशा से भी पता कर सकते हैं। उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर और दक्षिणायन मतलब दक्षिण की ओर। तो उत्तर दक्षिण एक तरह से आप आपस में अपोजिट दिशाएं हैं। तो ये उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वादी का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अवादी, बी विवादी, सी प्रतिवादी या डी अनावादी। तो देखिए वादी होता है वाद विवाद करने वाला, एक तरह से उसका प्रतिवादी, वाद विवाद उसका प्रतिवादी, उसका विलोम हो जाएगा क्या होगा? प्रतिवादी। वादी का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? प्रतिवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए अर्ची, बी अंशु, सी आकांक्षा या डी मरीची। अब देखिए इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? वो होगा आपका आकांक्षा। इन दिए गए ऑप्शंस में से आपका आकांक्षा जो होती है, एक तरह से भाई उसको इतनी आकांक्षा थी, अपेक्षाएं थी, ये सभी आपके इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। उसकी इच्छा थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आकांक्षा जो है इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से एक का अर्थ पांवों की आहट भी है? ऑप्शन ए चाप, बी धनुष, सी कमान या डी सरासन। अब देखिए पांवों की आहट जो अर्थ होता है ये किस एक शब्द का है? तो वो चाप का है। जो चाप शब्द है इसका अर्थ एक तरह से पांवों की आहट भी होता है कि भाई उसकी चाप सुनी थी मैंने तो उसके पांवों की आहट सुनी गई। तो वो आपका जो चाप शब्द है ये पांवों की आहट का अर्थ देता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी बहुभाषी या डी अभाषी। अब कम बोलने वाला क्या होगा भाई? एक तरह से मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। देखिए मृदुभाषी मतलब कोई आराम से मीठा सहज भाव से बोलने वाला। बहुभाषी भाई जो बहुभाषा जानता हो। अभाषी मतलब वो बोलने भाषा नहीं बोलता हो। तो वो कम बोलने वाला का बोलेंगे मितभाषी। क्या हो जाएगा भाई? मित, मित मतलब कम बोलने वाला, मितभाषी कम बोलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द चीर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पोशाक, बी रेखा, सी वलकल या डी घास। अब चीर शब्द जो है इससे इसका अर्थ कौन सा नहीं देता है? वो कौन सा नहीं देता है भाई? घास। जो घास शब्द है ये चीर से संबंधित नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई अर्थ नहीं देता है। जबकि पोशाक, रेखा, वलकल ये चीर से संबंधित शब्द हैं, घास नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से भाव का समानार्थी कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए भवन, बी दर, सी विचार या डी अभिप्राय। अब भाव से मतलब देखिए एक तरह से भाई किस भाव से दिया है कोई चीज सामान या किस दर से दिया है तो दर उसका समानार्थी हो गया। विचार आपके भाई क्या भाव है उस चीज को लेकर के, इस संबंध में क्या विचार हैं, तो ये भी इससे समानार्थी हुआ। अभिप्राय भाई उस आपका भाव क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, ये भी समानार्थी है। लेकिन भवन जो शब्द है ये तो भाई घर को बोलते हैं ना, इसका भाव से क्या लेना देना, ये तो घर को बोला जाता है भवन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन ए बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बी अनुपयुक्त जगह रहने वाला, सी बहुत अधिक पढ़ने वाला या डी ज्ञान का दुश्मन। अब देखिए आपने कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप पढ़ रहे हैं भाई आप, तो सभी को पता होगा किताबों का कीड़ा क्या होता है भाई। जब सबसे ज़्यादा हर वक्त पढ़ता रहता है, किताबों में लगा रहता है, तो उसको बोल देते हैं ना भाई वो तो भाई किताबों का कीड़ा है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला किताबी कीड़ा होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सिर मढ़ना का अर्थ है? ऑप्शन ए जबरदस्ती आरोप लगाना, बी सिर को सजाना, सी सिर में कुछ गूंथना या डी सिर में दर्द होना। अब सिर मंडना कि भाई बोलते हैं ना उसने उसके सिर मंड दिया, या आरोप, तो एक तरह से जबरदस्ती आरोप लगा देना। किसी के सिर मंडना मतलब जबरदस्ती आरोप लगाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16,
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रोधित, बी क्रोधी, सी क्रुद्ध या डी क्रोध। अब देखिए आपसे पूछा क्या संज्ञा, तो संज्ञा कौन सा है यहाँ पर? क्रोध। जो क्रोध शब्द है ये आपका संज्ञा है और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक में चला जाएगा भाई, भाव प्रदर्शित होता है इसमें, तो ये भाववाचक क्रोध जो है ये बिल्कुल संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए लड़का, बी कुर्सी, सी पेड़ या डी शेर। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको जब भी आए, आप जो शब्द दिए होते हैं उनका वाक्य प्रयोग करके देखिए अपने मन में, तो आपको जो भी भाव आए, स्त्रीलिंग का आए तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग का आए तो पुल्लिंग शब्द है। देखिए लड़का, भाई लड़का खड़ा है, अब ऐसा तो नहीं बोलते लड़का खड़ी है, लड़का खड़ा है तो पुल्लिंग शब्द है। कुर्सी, भाई कुर्सी इधर रख दो, या वो तो रख दे की अलग बात होगी, भाई कुर्सी क्या नाम है, लकड़ी की बनी है ना, तो कुर्सी शब्द जो कैसा हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होगा, जो कुर्सी शब्द है यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध होता है। पेड़ है, अब पेड़ पर क्या है भाई, पेड़ वहाँ अच्छा है, पेड़ बहुत मजबूत है। शेर, शेर आया, शेर ने शिकार किया, तो अब किसका बोध हो रहा है? पुल्लिंग का। जबकि कुर्सी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, घर का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए घर घर, बी घरों, सी घरें या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घर का बहुवचन जो होता है वो होता है आपका घरों। घर का बहुवचन क्या होता है फ्रेंड्स? घरों। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, आलोक स्टेशन से आ रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अपादान, सी संबंध या डी संबोधन। अब देखिए आलोक स्टेशन से आ रहा है, कारक चिन्ह कौन सा है यहाँ पर? से। अब क्या काम हो रहा है से के द्वारा? वो स्टेशन से आ रहा है, यानी उसका अलगाव हो रहा है, स्टेशन पीछे रह जा रहा है, वो आ रहा है उसको छोड़ करके, तो अलगाव का बोध हुआ। जहां से के द्वारा अलगाव का बोध हो जाए वहां कौन सा कारक होता है भाई? वहां होता है आपका अपादान कारक। कौन सा होता है फ्रेंड्स? अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए विशेष्य के अनुसार, बी स्त्रीलिंग होता है, सी स्वतंत्र रहता है या डी पुल्लिंग के अनुसार। तो देखिए विशेषण का लिंग जो होता है वो होता है आपका विशेष्य के अनुसार होता है भाई। अब कैसे होता है देखिए, आपको बोलते हैं ना कि भाई अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का। अब इसमें विशेष्य क्या हुआ? लड़का। विशेषण क्या हुआ? अच्छा विशेषण है। अब यही बोलते हैं हम अच्छी लड़की, है ना, ये बोला हमने। अब देखिए विशेष्य क्या है यहाँ पर लड़की है, लेकिन हमारा जो विशेषण है, विशेषण का लिंग परिवर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग था, विशेष्य तो स्त्रीलिंग था, तो हमारा जो विशेषण है वो भी चेंज हुआ, उसका भी लिंग बदला, उसका लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया भाई। लड़की स्त्रीलिंग में आई तो अच्छी, भाई अच्छी लड़की, ऐसा तो नहीं बोलते अच्छा लड़की, अच्छी लड़की बोलते हैं। तो अच्छी कहा किसके अकॉर्डिंग आया? विशेष्य के अनुसार। जो आपका विशेषण का लिंग होता है वो आपका विशेष्य के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जवाब था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।